नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बिहार कंपटीशन पे स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं मार्च महीने की प्रतियोगिता दर्पण 2025 का। ठीक है, तो ये जैसा कि आप फोटो देख रहे होंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर की है। ठीक है, जेड मोर ट्यूनल। तो इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये फ़ोटो लगाने का मेरा मेन कारण ये था कि कई बार क्या होता है कि हम टेक्स्ट को जब याद करते रहते हैं तो वो आसानी से क्या हो पाता रहता है, याद नहीं होता, कई बार भूल जाते हैं। लेकिन फ़ोटो जो रहता है तो वो हमें क्या होता है, याद रहता है। ठीक है, तो ये तस्वीर आप जब भी आप जेडमोर सुरंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये तस्वीर आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण दूँ, बाहुबली मूवी देखे होंगे सिनेमा, तो उसमें कटप्पा का नाम जैसे मैंने अभी लिया कटप्पा का, तो आपके दिमाग में वो क्या होगा, वो दृश्य आ गया होगा। ठीक है, तो इसी कारण से हम क्या किए हैं, ये तस्वीर को इसमें अटैच किए हैं। और भी तस्वीर अटैच किए हैं, जैसे कि ये प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस हुआ था उसका है। ठीक है, और जैसे कि ये देख सकते हैं, ये पनडुब्बी है। और भी बहुत सारे हैं, ये स्पेस डेस्क जो लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार हम अटैच कर दिए हैं ताकि आप भी जब पढ़िए तो आपको क्या हो कि रिवीजन करने में आसान हो। जब आप ये तस्वीर देख लीजिएगा ना तो आपको क्या होगा, वो करंट अफेयर याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ये थोड़ा धुंधला हो गया तो इस पेज को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो आज का हम लोग का पहला करंट अफेयर है। देखिए, ये महीने मार्च का, ठीक है, मार्च 2025 का प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण में विशेषता क्या होता है कि प्रतियोगिता दर्पण में ये होता है कि वो 2 महीने एडवांस चलता है। जैसे कि मान चलिए अभी मार्च का है ना, तो अभी जो प्रतियोगिता दर्पण यदि रिलीज होगा तो वो कैसे आएगा, यदि मार्च का यदि प्रतियोगिता दर्पण आना हो तो वो किस रूप में आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, वो मई के रूप में आएगा। यानी कि मई का जब प्रतियोगिता दर्पण आएगा तो आप समझ जाइएगा कि उसमें मार्च का करंट अफेयर है। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर हम लोग का 76वां गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस तो आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी को आयोजन की जाती है हर वर्ष। ठीक है, तो इसका थीम क्या था, इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, इसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ है। एक चीज़ ये कि ये 76वां गणतंत्र दिवस है, और दूसरा ये जो इसके मुख्य अतिथि हैं, ठीक है, जो एज ए चीफ गेस्ट आए, तो वो कौन है, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। देखिए, मैंने जो करंट अफेयर पढ़ाया है अ, अप्रैल अप्रैल मंथ का 2025 का करंट अफेयर जो मैंने दी है, तो उसमें भी जब इनका नाम आया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का, तो उनका मैं बार बार जिक्र किया हूँ। और भी मेरे प्रीवियस मंथ के जो करंट अफेयर पढ़ाए गए तो उसमें मैंने क्या किया है, उसका डिस्कशन किया। क्यों, क्योंकि ये एज ए चीफ गेस्ट आए तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 76वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी किनको दी गई है, तो वो है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत पर्व इसमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला। ठीक है, जो कि 26 जनवरी से 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और इसका आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रारंभ कब किया गया, तो आप इसका प्रारंभ कब कहेंगे, 2016 में। ठीक है, और इसका थीम क्या था, देखो अपना देश। देखिए, करंट अफेयर आप जब भी पढ़ो, चाहे किसी से भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ट्यूशन, कोचिंग क्लास, चाहे एनीवेयर, तो आप क्या करो ना कि जब भी कोई करंट अफेयर आए तो उससे जुड़ा हुआ जो भी डायमेंशन हो तो आप उसको क्या करो, कवर करने का कोशिश करो। क्यों, क्योंकि ये होता है कि यदि आप ये चाहोगे कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 से डायरेक्ट बस जो मैंने बताया सिर्फ इसी से क्वेश्चन है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जुड़े हुए चीज़ों को, जैसे इंडोनेशिया है तो इंडोनेशिया के साथ भारत का कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो गरुड़ शक्ति, तो वो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ये हमारा क्या होगा, सेक्शन कवर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 18वें प्रवासी दिवस। ठीक है, एक सेकेंड ठहरना जरा, इसको मैं क्या करता हूँ,
कि इसका ब्रश ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार ये मुझे क्या कर रहा है। हाँ, तो 18वें प्रवासी सम्मेलन 2025। तो प्रवासी क्या होता है? आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, आधुनिक भारत का इतिहास, और वैसे आधुनिक भारत इतिहास यदि आपको पढ़ना हो तो मेरे द्वारा कल ही 1498 से, ठीक है, 1498 से 857 तक पढ़ाया गया है, और रेस्ट का जो है वो मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो क्या हुआ ना कि जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें जब गांधी जी का एंट्री होता है, ठीक है, जब क्या होता है, गांधी जी का एंट्री होता है। एक सेकंड जरा ठहरना, जरा इसको एडजस्ट करने दो। वो कैमरा जरा वो इधर उधर हो गया, तो इस वजह से मैं रुक ठहर गया था, ठीक है। तो जब भी आप क्या करो ना, मैं ये बता रहा था कि जब गांधी जी का एंट्री होता है भारत में, ठीक है, 1915 में, तो उनके आने के उपलक्ष्य में क्या किया गया कि प्रवासी दिवस जो है उसको सेलिब्रेट करना चालू किया गया भारत में, ठीक है। किस वर्ष से? प्रथम 2003 से यहाँ पे क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, ठीक है। जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आप वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि किस स्थान पे आयोजन किया गया, तो स्थान क्या होने वाला है? भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। इसका आपसे थीम पूछ लिया जाए तो थीम आप बताओगे विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। देखो, जो गल्फ कंट्री है, जो अरब प्रायद्वीप है, आप लोग सऊदी अरबिया, यूएई, दोहा, कतर, इस सब का नाम सुने होंगे। तो वो वाला जो क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे कार्य करने जाते हैं, ठीक है। जो स्किल्ड लोग हैं वो भी जाते हैं, जो मजदूर लोग हैं वो भी जाते हैं, ठीक। और वो क्या करते हैं कि वहाँ से जो पैसा अर्न करते हैं तो वो भारत भेजते हैं। तो वो एज ए क्या आता है? एज ए रेमिटेंस आता है, ठीक है। तो रेमिटेंस के रूप में आता है, तो वो हमारे देश के लिए क्या होता है? हमारे देश में जो FDI होता है, यानी कि विदेशी मुद्रा जो होता है, तो उसमें क्या होता है? भारत सरकार को मदद मिलता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ता है कि जो सऊदी अरब का जो करेंसी होता है वो हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट बाय नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे कोई मान चलिए कि आपका कोई रिलेटिव यदि अमेरिका में रहते होंगे और वो पैसा भेजेंगे तो डॉलर में आता है भारत में, ठीक है। तो भारत को क्या करना पड़ेगा? वो अमाउंट जो डॉलर में आया, यदि उनके द्वारा मान चलिए कि $10,000 भेजा गया, तो क्या होगा? भारत सरकार को वो $10,000 खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होगा। तो ये हमारे देश के लिए क्या होगा? ये लाभदायक होगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो कौन है? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और टोबोगे के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पुरस्कार दिया गया गेस्ट ऑफ ऑनर का। तो गेस्ट ऑफ ऑनर का पुरस्कार किनको दिया गया? गेस्ट ऑफ ऑनर का पुरस्कार दिया गया डॉक्टर प्रगर को, और वो न्यूज़वीक के क्या है? CEO हैं। तो आप इस बात को क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि युद्धपोत और पनडुब्बी। तो युद्धपोत और पनडुब्बी अभी आपको हम शुरू में क्या किए हुए थे कि आपको कुछ पिक्चर दिखाए हुए थे, ठीक है। तो आप उस पिक्चर, रुकिए, आपको क्या करते हैं वो पिक्चर एक बार हम दिखाते हैं ताकि क्या हो कि आप उसको रिमाइंड कर सकिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि क्या हो सके कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। बस एक सेकेंड देखना, ये देखो, ये है ना। तो हम लोग इसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। मैंने इसको ऐड इसलिए किया है ताकि क्या हो कि फोटो जो होता है वो हमें आसानी से याद रहता है, ठीक है। चलो, तो यदि करंट अफेयर क्या है कि करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए तो बस वो क्या हो जाने वाला है कि वो ख़त्म हो जाने वाला। उसको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, और साथ में क्या होगा उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आपको करना पड़ेगा। तभी आप जाके क्या करोगे? उस सेक्शन को आप कवर कर पाओगे और वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको दो युद्धपोत हैं, एक है INS सूरत
उसमें क्या किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इनबिल्ड कर दिया गया है, यानी कि सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं एग्जांपल दूं तो वर्तमान में आप लोग जैसे चैट जीपीटी यूज करते हो, एआई जेमिनी यूज करते हो, को पायलट आ गया है जो माइक्रोसॉफ्ट में रहता है, और भी बहुत इस प्रकार के क्या है कि और भी इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ हैं, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, चैट जीपीटी एआई में। एआई सिंपली क्या है कि वो जस्ट लाइक अ ह्यूमन, मानव की तरह, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप उससे कुछ बात करोगे ना तो वो उसी प्रकार से आपको रिप्लाई भी देगा, ठीक है। और वो मशीन लर्निंग जो है उसका बिल्कुल नेचुरल है, जैसे आप मैं बोल पा रहा हूँ नेटिव ठीक है, तो उस प्रकार से वो भी करता है। तो कोई भी कमांड वगैरह दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ऑपरेट करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आईएनएस नीलगिरी, ये दोनों क्या है, युद्धपोत हैं। और एक पनडुब्बी है, उसका क्या नाम है, आईएनएस वागसीर। ये सारे किनको प्रोवाइड करवाया गया है, जो हमारे भारतीय नौसेना है तो उनको दिया गया। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इसका उद्घाटन किया गया, तो उस वक्त कौन थे उद्घाटन करते हुए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके द्वारा किया गया। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पेसडेक्स मिशन इसरो। तो स्पेसडेक्स मिशन इसरो क्या है, स्पेसडेक्स मिशन इसरो ये है कि भारत सरकार के द्वारा, घबराइएगा मत, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है तो उसका क्या काम है, वो अंतरिक्ष में जाएगा, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाएगा और दो छोटे छोटे सैटेलाइट को क्या करेंगे, वो दोनों को क्या कर देंगे, वो अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये है ना, तो देखो एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है। अब इस दोनों को क्या करें, ये वाले जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड ले लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला सेक्शन, तो क्या होगा, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी को तो इसमें स्पेस डेक्स, इसमें डॉकिंग वर्ड एक आता है। तो डॉकिंग का सिंपली आप ऐसे समझो कि जो बंदरगाह होता है, यदि मान के चलो कि ये सारा का सारा क्या है, समुंदर है, तो यहाँ पे एक कोई होगा स्टेशन, बंदरगाह होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का यहाँ पे एक स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रेन में आप चढ़ने जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पे एक स्टेशन रहता है ना, जहाँ से आप क्या करते हो, टिकट वगैरह लेते हो फिर चढ़ते हो। तो अंतरिक्ष में भी ऐसा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भविष्य में यदि भारत को अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करना हो तो भारत क्या कर सके, और जो चांद पे जो हमारा चंद्रयान गया हुआ था, ठीक है, तो फिर उनसे भी क्या कर सके, संपर्क कर सके। और भविष्य में और भी चांद से क्या किया जाएगा, नमूना वगैरह लाना हो, या फिर भारत का एक और बहुत बड़ा परियोजना है गगनयान, जिसमें चाहते हैं भारत सरकार क्या कि हम मानव को वहाँ पे भेजें। तो ठीक है, तो इन सभी चीज़ में हमारे लिए क्या करेगा, ये सहायक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो मैं समय क्यों ले रहा हूँ, मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ, मैं समय इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करंट अफेयर मेरे से पढ़ो तो वो टॉपिक से ना आपको कोई भी यदि पूछा जाए सवाल तो आपका छूटे नहीं, ठीक। नहीं तो सिंपली क्या होता है कि करंट अफेयर आओ, इसको रीड कर दो लाइन बाय लाइन, आप फिर चले जाओ, तो फिर काम इसमें ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल वो तरीका नहीं होता पढ़ने का। पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप समय दो, थोड़ा कम पढ़ो, मगर जो भी चीज़ पढ़ो क्लियर पढ़ो, ताकि आपको क्या हो सके, वो चीज़ आपको याद रहे। आप पढ़ क्यों रहे हो, आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप एग्जाम में क्या कर सको, स्कोर कर सको, ठीक है। तो स्पेस डेक्स मिशन इसरो द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया है, 30 दिसंबर 2024 को, ठीक है। इसका कार्य क्या होगा, अंतरिक्ष में दो उपग्रह को क्या होगा, जोड़ना, ठीक है। PSLV C36 की मदद से किया गया है। PSLV सिंपली क्या है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, दीपावली या छठ वगैरह आता है ना, तो जब आप रॉकेट फोड़ते हो, रॉकेट में आग लगाते तो वो आसमान में चला जाता है या फिर किसी डायरेक्शन में चला जाता, तो कई बार हम क्या करते रहते हैं, एक बोतल लेते हैं या फिर शीशा, एक डब्बा, उसमें डाल देते रहते हैं ना। तो वैसे ही आप समझ लो, इस जो ये PSLV है तो वो लॉन्च व्हीकल है, उसमें क्या किया जाता है, उस सैटेलाइट को सेट कर दिया जाता है, फिर उससे वहाँ पर थ्रस्ट क्रिएट करवाया जाता है, ठीक है। और वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक।
चलिए इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग होगा चंद्रमा से नमूना लाना, गगनयान मिशन, अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना। ठीक है, भारत से पूर्व यदि आपसे पूछा जाए कि क्या भारत पहला देश है जिनके द्वारा ये स्पेस डेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया गया, तो नहीं, भारत से पूर्व भी एक देश है जिनका नाम है अमेरिका, रूस, चीन, तो इनके द्वारा ये कारनामा किया जा सका। ठीक, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है कि POEM4 पोएम 4 के तहत, ठीक है, क्या किया गया है, लोबिया का बीज को अंतरिक्ष में अंकुरित करवाया गया है। जैसे कि क्या कहते हैं, चना वगैरह आप लोग मॉर्निंग में गर्मी के समय में जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते रहते हैं, पानी में डाल देते रहते हैं, तो वो सुबह में जब आप उठते हैं खाने के लिए तो उसमें देखते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ निकल गया हुआ रहता है, तो वो अंकुरित हो जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष। तो बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष क्या है, चेन्नई में एक स्थान है जिसका नाम है कट्टुपल्ली। ठीक है, तो कट्टुपल्ली में क्या किया गया है कि इस उत्कर्ष पोत को वहाँ पे जल में उतारा गया है। ठीक है, जल में उतारा गया है, और इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, इनका निर्माण करवाया गया लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो LNT का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो LNT सिंपली क्या है, ये एक प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट संस्थान है, तो उनके द्वारा निर्माण करवाया है। कब, 13 जनवरी 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 123 वर्षों में भारत में सबसे गर्म वर्ष, भारत में सबसे गर्म वर्ष किसे कहा गया है, तो 2024 को कहा गया, यानी कि जो पिछला वर्ष बीता है अभी तो उसको कहा गया। ठीक है, ये रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया, ये रिपोर्ट जारी किया गया भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा 1875। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मृत्युंजय महापात्र। आप लोगों को समझ में आ रहा, देखो मैं इतना सिंपल और बहुत आसान तरीके में आपको बता रहा हूँ। मैं ये चाहता रहता हूँ कि कोई भी करंट अफेयर आप जब पढ़ो तो आप इसी प्रकार से पढ़ो, ताकि क्या हो कि आपको उस सेक्शन से आपको क्या करे कि सवाल छूट नहीं पाए। ठीक है, और करंट अफेयर या चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, GS पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी पढ़ो, तो उसमें आप क्या करो, आप समय दो। ठीक है, तेजी में मत रहो, हड़बड़ में मत रहो, हड़बड़ में रहोगे तो फिर समझ लो कि वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं भारत का तीसरा लॉन्च पैड। तो अभी जैसे PSLV के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो भारत का तीसरा लॉन्च पैड क्या है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में क्या किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो व्यक्ति हैं सतीश जी, जो सतीश जी हैं, तो सतीश धवन जी को 1971 में क्या किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और 1971 वर्ष जो है एक कारण से और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान से क्या हुआ था, बांग्लादेश अलग हो गया था। ठीक है, 16 दिसंबर को। तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो तीसरा लॉन्च पैड जो होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए पहला तो है PSLV और SSLV, दूसरा है GSLV, और तीसरा है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। देखो पोलर सैटेलाइट या फिर जियो सिंक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो इस सब के एक एक लेटर पे मीनिंग पे मत जाना, क्योंकि तुमसे पूछने वाला नहीं है। फिर भी जैसे जियो सिंक्रोलाइट जो है, GSLV जो है, इसके बारे में यदि पूछ लिया जाए ना तो सिंपल ये बताना है, वैसे पूछेगा नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि धरती से किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए अंतरिक्ष में, तो एक स्थान है, ठीक है, लगभग 35,000 किलोमीटर के आसपास में है। वो ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या होता है कि कोई सैटेलाइट जो चला जाता है, तो जिस प्रकार अन्य प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं ना, तो उसी प्रकार वो सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है। ठीक, तो वो क्या होता है कि पृथ्वी जैसे 24 घंटा में क्या करती है, एक राउंड मूव करती है, तो उसी प्रकार सैटेलाइट भी मूव करता है, ताकि क्या हो कि पृथ्वी पे जो भी गतिविधियां होती है उसको क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे आपसे पूछेगा नहीं, तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा।
नेक्स्ट आते हैं जेडमोर सुरंग। जब वीडियो का हम शुरुआत ही किए हुए थे तो जेडमोर सुरंग का आपको हम तस्वीर दिखाए हुए थे। एक बार हम आपको दिखाते हैं ताकि और क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, मैं तस्वीर को इंक्लूड किया हूँ बस इसी कारण से। क्या होता है कि फिल्म वगैरह जो होते हैं, मूवी वगैरह होते हैं, तो जैसे मैंने कटप्पा का नाम लिया तो क्या हुआ कि आपको वो तस्वीर आपके दिमाग में आ गया। तो ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, वेलकम जेडमोर टनल, है ना। तो यही है जेडमोर सुरंग। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी जब भी करंट अफेयर पढ़ो ना, तो आप क्या करो कि आप गूगल करो, और गूगल करने के बाद क्या करो, उस तस्वीर को सिर्फ एक बार देखो। ठीक है, तो आप क्या होगा आपको कि वो चीज़ आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जेडमोर सुरंग क्या है, तो इसका नया नाम हो गया है सोनमर्ग सुरंग। क्या नाम हो गया है? सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, कहाँ है ये? कश्मीर में है, कश्मीर के गंदेरबल में। ठीक है, 8,650 फीट। ठीक, और यदि किलोमीटर में बात करोगे तो 6.5 किलोमीटर। ओके, श्रीनगर में ये कारगिल से लेह को जोड़ेगा, और ये एशिया का सबसे लंबा द्विदिशक, ठीक है, द्विदिशक क्या होगा, ये टनल होने वाला है, ये सुरंग होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोबोटिक कुत्ता। 26 जनवरी जो 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस हुआ, तो उस वक्त जो हमारे सेना थे, ठीक है, भारतीय सेना थे, तो उनके द्वारा एक रोबोटिक कुत्ता का यूनिट दिखाया गया। ठीक है, रोबोटिक कुत्ता जो है उसका नाम है संजय। तो ये संजय क्या है, एक मिनट आप इसका तस्वीर देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए हमारे भारतीय सेना है, और ये जो है ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये रोबोटिक डॉग है जिसका क्या नाम है, संजय नाम है। ठीक है, तो ये वारफेयर के लिए अच्छा है, यानी कि युद्ध भूमि के लिए ये क्या है, फायदेमंद होगा। इनका जो पेलोड यानी कि वजन ले जाने की क्षमता है वो कितना है, 12.5 किलो के आसपास है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, कुछ बारूद वगैरह हो, गोला वगैरह हो, बम वगैरह हो, तो ठीक है, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको ले जाने में, दुर्गम स्थल में ले जाने में क्या होगा, हमारे सेना को मदद मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो पलड़ा होगा युद्ध में वो भारी हो सकता है। ठीक है, तो पेलोड कितना है, पेलोड है आपको 12 किलोग्राम। ठीक है, और संजय शब्द से आपको मैं एक बात बताता हूँ, यदि आप लोग महाभारत देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो कोई बात नहीं, और मौका कभी मिले तो जरूर देखिएगा। अब महाभारत में दो पक्ष रहते हैं, एक कौरव रहते हैं और दूसरा पांडव रहते हैं। जो कौरव पक्ष के लोग रहते हैं ना, तो उसमें जो धृतराष्ट्र रहते हैं, तो उनके एक मंत्री रहते हैं जिनका नाम संजय रहता है। ठीक है, तो उनको ये ईश्वर द्वारा वरदान दिया रहता है, या फिर उनके पास शक्ति रहता है कि वो युद्ध भूमि में या फिर दूर दूर में कहीं पे भी कोई घटना हो रहा हो तो वो क्या कर सकते थे, देख सकते थे। ठीक, और क्योंकि धृतराष्ट्र, क्योंकि आँख से वो देख नहीं पाते थे, तो वो धृतराष्ट्र को क्या करते थे, वो सारी की सारी जानकारियाँ देते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो संजय ही थे जो उनको सारे के सारे क्या कर रहे थे, जानकारियाँ उनको दे रहे थे कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। ठीक है, और मैं महाभारत के बारे में आपको इसलिए बताया हूँ कि हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें महाभारत, रामायण, ठीक है, इन सभी चीज़ का प्रॉपर क्या है, ऐतिहासिक साहित्यिक में वो विवरण दिया गया हुआ। ठीक, तो ये आपके लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहला ट्रायल सफलतापूर्वक। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये जम्मू और कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। ठीक है, ये 272 किलोमीटर की परियोजना है। तो इसी के तहत क्या किया गया है, जम्मू और कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेके श्रीनगर के बीच में इस ट्रायल को किया गया है। ठीक, और यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और उस पुल का क्या नाम है, चिनाब पुल। पिछले वर्ष आपको ये जो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, तो ये क्वेश्चन क्या किया गया था, कई एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो इसलिए इस प्रकार का जो भी करंट अफेयर हो वो आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर जो है, इंदौर और उदयपुर जो है उसको क्या किया गया, उसको आर्द्र भूमि शहर का दर्जा दिया गया। ठीक, इस लिस्ट में एक नाम और भी था, भोपाल का, मध्य प्रदेश का भोज आर्द्र भूमि, मगर उसको आर्द्र भूमि शहर का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे एक सड़क परियोजना चल रहा, तो जिस कारण से वहाँ पे वाद विवाद हो गया। तो जो रामसार वो संस्थान है,
ठीक है, आर्द्र भूमि संस्थान है वेटलैंड के, तो उनके द्वारा क्या किया गया, इस चीज़ को नहीं लिया गया। ठीक, और रामसार कन्वेंशन की बात कीजिएगा तो ये 1971 में हुआ है। भारत में कुल आर्द्र भूमि की बात आप कर दे तो भारत में कुल आर्द्र भूमि कितना है, भारत में 85 है। ठीक है, और भारत इसका मेंबर कब बना है, भारत बना है 1982 में। ये सब सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके करंट अफेयर में आपके एग्जाम में चाहे बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे एसएससी जो भी हो, तो उसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है आजकल ज़्यादा क्या हो रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। साइंस एंड टेक को इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पूछा जाता रहता है, या फिर इकोनॉमिक के साथ आपको इन्वायरमेंट को मिक्स किया जाता रहता है। ठीक है, तो भारत में कुल आर्द्र भूमि की बात कीजिएगा तो भारत में 85 है। और ठीक है, और विश्व में आपसे पूछ लिया जाए कि आर्द्र भूमि शहर कुल कितने हैं, तो विश्व में आर्द्र भूमि शहर कितने हैं, 74 हैं। ठीक है, विश्व की बात कीजिए तो प्रथम स्थान पे चीन है जिसमें 22 आर्द्र भूमि शहर है, और दूसरे नंबर पे फ्रांस है। ठीक, इंदौर में कुछ कुछ झील है जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए कि आर्द्र भूमि शहर का इनको दर्जा मिला है इस शहर को, तो इसलिए हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि लोटस झील, चिरल डैम, पिपलिया पाला और सिरपुर, तो ये चारों झील को आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साथ ही एक बार क्या कीजिएगा, वाइट पेपर पे आप भारत का मैप बना लीजिएगा जो भी रफ हो, और वहाँ पे क्या कर लीजिएगा, उसको लोकेट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ये क्या हो कि यदि पूछा जाए एग्जाम में तो आपको याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि भारत का एक करंट अफेयर, मैंने इसमें करंट अफेयर नहीं फैक्ट्स है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने क्या किया है इसमें अटैच कर दिया कि भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ठीक है, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल जो है तो ये बाघ के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर जी, तो उनके द्वारा क्या किया गया है कि यूसीसी को उत्तराखंड में लाया गया। ठीक है, तो सवाल उठता है कि व्हाट इज यूसीसी, तो यूसीसी है समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये देखिए ये वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, किसी स्टेशन का पिक है तो यूसीसी क्या है, और ये देखिए इसमें ये उदयपुर है जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे आर्द्र भूमि शहर का। ठीक है, और एक क्या है, इंदौर का है। ओके, ये देखिए समान नागरिक संहिता क्या है कि भारत का जो संविधान है, जैसा कि आपको पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, भारत का संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है। ठीक है, और उसमें कितना अनुच्छेद है, कुल 395 अनुच्छेद है। ठीक, तो जब आप पार्ट 4 पढ़ोगे, भाग 4 पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें एक चैप्टर है डीपीएसपी। तो ये डीपीएसपी क्या है, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हिंदी में बोलिएगा तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। हमारा संविधान जो है तो राज्य जो है तो उनको क्या किए हैं कि आदेश दिए। ये राज्य आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात ये राज्य नहीं है। ठीक है, ये राज्य ज्योग्राफिकल है। हम किस राज्य की बात कर रहे हैं, हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जो अनुच्छेद 13 में आता है। आर्टिकल 13 में बाउंडेशन है, आर्टिकल 12 में आता, अनुच्छेद 12 में आता। कितना में, अनुच्छेद 12 में, तो हम उस राज्य की बात कर रहे हैं। अब आप पूछिएगा ये अनुच्छेद 12 में कौन राज्य है, अनुच्छेद 12 में वो राज्य है, वो सारे संस्थान, वो सारे पद जिनको क्या है कि कानून बनाने का अधिकार है। एज फॉर एग्जाम्पल जो संसद होंगे, ठीक है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, ठीक है, जैसे कलेक्टर हैं, एसबीआई है, एलआईसी है, बीसीसीआई है और आरबीआई है, इस प्रकार का जो भी संस्थान है, यूपीएससी है, तो इस प्रकार का जो भी संस्थान है जिनको कानून बनाने का अधिकार है या फिर वो अर्ध न्यायिक भी हैं, ठीक है, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो उनको ये आदेश दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि आप क्या करोगे कि जो हमारे देश के नागरिक हैं तो उनके जीवन को क्या करोगे, बेहतर बनाने के लिए, उनका कल्याण हो, उनका क्या हो, चहुमुखी क्या हो, विकास हो, तो उसके लिए आप निरंतर
प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। नई नई योजना उसकी आवश्यकता के हिसाब से, जैसे देखते होंगे कि भोजन के लिए योजना है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, और भी बहुत सारी गैस योजना, उज्ज्वला योजना है, बिजली के लिए है, तो बहुत इस प्रकार का है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब का किस चीज़ में आता है, ये सारे के सारे डीपीएसपी में हमारे संविधान के द्वारा क्या किया गया, गाइडलाइन दिया गया, किसको, स्टेट को। तो स्टेट का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे, तो ये मत समझिए कि ये जो केरला है या फिर असम है तो वो वाली स्टेट का बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि पूरे भारतवर्ष के लिए क्या होगा, एक समान नागरिक होगा, सारे के सारे नागरिक क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनके लिए रूल जो बनेगा, जो कानून बनेगा, जो कानून राष्ट्रपति पे लागू होगा वही कानून क्या होगा, एक सामान्य व्यक्ति जो होंगे, ठीक है, आम जनता जो चप्पल पहने हुए जो सामान्य नागरिक रहते हैं तो उन पे भी क्या होगा, सामान्य कानून लागू होगा, ठीक। तो इसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का उसमें व्यवस्था किया गया। तो ये क्या किए हैं, इनके द्वारा यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया, ठीक है। आपको जो राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन है जिसको पॉलिटी कहते हैं, तो उसमें आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और यही कारण है कि मुझे करंट अफेयर पढ़ाने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि करंट अफेयर को रीड करके निकल जाना मेरे से संभव नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। चलिए, तो ये रहा यूसीसी, इसके बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट है वो आप जान लीजिए। भारत का प्रथम राज्य है स्वतंत्रता के बाद। देखिए पुर्तगाल जो है, तो पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए वास्को डिगामा 1498 में, और सबसे लास्ट में यही गए 1961-62 के आसपास, ठीक है। पुर्तगाल जो देश हमारे देश में आया, जो भारत को उपनिवेश वो भी बनाया हुआ था, तो वो सबसे शुरू में आता है 1498 में, वास्को डिगामा प्रथम व्यक्ति आते हैं, और 1961-62 के आसपास वो भारत छोड़ता है, यानी कि अंग्रेज जो था तो वो तो भारत को 1947 में ही छोड़ के चला गया होता, ठीक है। मगर ये पोर्तुगीज थे, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो गुजरात वाला जो गोवा वाला क्षेत्र है, तो गोवा में आपको स्वतंत्रता से पूर्व ही यूसीसी लागू था, ठीक। मगर जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो उसके बाद यदि किसी राज्य में यूसीसी लागू हुआ तो वो कहाँ पे लागू हुआ, वो उत्तराखंड में लागू हुआ। और उत्तराखंड एक चीज़ के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि यहाँ पे 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, ठीक। तो इसलिए भी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जब भी किसी भी करंट अफेयर को पढ़ो तो क्या करो, आप उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज करके पढ़ो, तभी आप उस सेक्शन को क्या कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, और कोई भी उस सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा तो आपसे बचेगा नहीं, ठीक। इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो एसटी लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जिनको हम जनजातीय कहते हैं, तो उनको क्या किया कर दिया गया, इसमें थोड़ा एग्जाम्प्ट कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि वो लोग जो होते हैं तो उनका कुछ विशेष सांस्कृतिक पहचान होती है, उनके कुछ लैंग्वेज होते हैं, ठीक, कुछ उनके खान पान के तरीके होते हैं, तो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनका जो बरसों से क्या हो रहा है, जो उनका वो सांस्कृतिक उनका पहचान है, तो उसको क्या हुआ किया जाए, किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया जाए और किसी प्रकार से उसको ठेस नहीं पहुंचाया जाए। तो इसलिए क्या कर दिया गया है, ये आर्टिकल 44 एसटी वाले वर्ग के जो लोग होंगे तो उन पे ये क्या होगा, लागू नहीं होगा, ठीक। आपसे समिति के बारे में पूछ दे तो समिति के बारे में बोलिएगा, रंजना देसाई, और इसका गठन कब किया गया, 27 मई 2022 को, और रिपोर्ट आता है 2 फरवरी 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। तो आप लोग जनवरी में सुने होंगे, न्यूज़पेपर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हेडलाइन बना हुआ था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण एक कारण से और हो जाते हैं। आप इनको ऐसे समझो कि ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति एक तरह से स्वार्थी है। यदि विश्व जगत की आप बात करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, और स्वार्थी क्यों हैं उसके बारे में हम आपको तुरंत बताएंगे पेरिस जलवायु समझौता को लेके, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो मैं ये बता रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं तो उनका शपथ ग्रहण हुआ है 20 जनवरी 2025 को, और एक
चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, तो वो भी उनके शपथ ग्रहण में शामिल थे। तो मैं बात कर रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति प्रॉपर इस व्यक्ति का, मैं व्यक्ति विशेष का बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार 2017 में आए हुए थे तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि जो पेरिस समझौता है उससे अमेरिका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर जो अब ये 2025 में आए तो फिर इनके द्वारा क्या कहा गया है कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता में क्या रहेगा, शामिल नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पेरिस जलवायु समझौता है तो इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब क्या हो गया कि यदि आपको कोई गाइडलाइन दिया गया है, कोई आपको सुझाव दिया गया है, निर्देश दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। यदि आप पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है पैसे के रूप में आप पे क्या हो, पेनल्टी लगे। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका कहना ये है कि इससे क्या होगा कि अमेरिका का जो आर्थिक व्यवस्था है, जो वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है, जो वहाँ पे बिजनेस कल्चर है, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ये हमारे देश हित में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक, और आप लोगों को जैसा पता होगा कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो तो पहले ही क्या हो गए, वहाँ पे औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्री आ गया। और जो एशिया वाले देश हैं जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, इवन आपको बांग्लादेश, चाइना भी, तो यहाँ पे उद्योग क्या हुआ, बहुत बाद में आया है। ठीक है, तो ये जो पेरिस जलवायु समझौता, इसमें ये प्रावधान है कि एक टाइमलाइन दिया गया है 1991 के आसपास कि उससे पूर्व, ठीक है, उससे पूर्व जिस प्रकार का क्या था विश्व में वातावरण था, ठीक है, जिस पर जितना उस वक्त क्या होता था, टेम्परेचर होता था, हमें क्या करना, वही मेंटेन करना। तो इस क्रम में क्या हुआ है कि बहुत सारे देशों से रिक्वेस्ट किया गया और वो अपने इच्छा से क्या हुए, इस कन्वेंशन को साइन किए, यूएनएफसीसी के द्वारा लाया गया हुआ था। तो ये 2015 में हुआ था COP21 में। ठीक है, भारत भी इसका मेंबर है, तो भारत के द्वारा भी किया जा रहा है। और आप लोग आजकल देखते होंगे जो भारतीय रेलवे है, तो भारतीय रेलवे में आप क्या देखते होंगे कि अब जो ट्रेन जो चलती है, यानी कि जो इंजन रहता है तो वो बिजली पे चलता है। ठीक है, ऊपर में देखते होंगे कि वायर लगा हुआ रहता है। अब नहीं देखते होंगे कोयला वाला या फिर डीजल वाला, अब बहुत ज़्यादा रेयर ही मिलता होगा। ठीक है, तो क्यों किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा? क्योंकि हम क्या किए हैं, यूएनएफसीसी के द्वारा जो ये कन्वेंशन है पेरिस जलवायु समझौता, तो हम उसके क्या है, उस पर हम हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसलिए हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि हमें जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमाइन, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि इस चीज़ को मानना है। यदि नहीं मानते हैं तो हो सकता है बहुत सारे पेनल्टी वगैरह हमारे ऊपर भी लगे। तो इस कारण क्या किए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे वो बाहर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान। तो जनरली देखिए, चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत हो, जहाँ पे इनका मिसाइल होगा, परमाणु बम होगा, या फिर अन्य यूरेनियम भंडार या फिर यूरेनियम से जुड़ा हुआ अन्य चीज़ होगा, तो वो हम और आप जैसे सामान्य लोगों को नहीं मालूम होगा कि कहाँ पर रखा हुआ, नहीं रखा हुआ। ठीक, मगर फिर भी कुछ कुछ चीज़ है पाकिस्तान सरकार के बारे में या फिर भारत सरकार के बारे में जो हमें और आपको मालूम है। ठीक है, क्या मालूम है कि जैसे कोटा है राजस्थान में, तारापुर है महाराष्ट्र में, तो इन स्थानों पे क्या है कि न्यूक्लियर के द्वारा क्या किया जाता है कि ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और उससे बिजली प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संस्थानों हैं, तो जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो तो क्या करे ना, भारत इस वाले क्षेत्र में यदि पाकिस्तान हमला करता है तो वो क्या करेगा, इस तारापुर वाले क्षेत्र में हमला नहीं करेगा, कोटा वाले क्षेत्र में हमला नहीं करेगा। वैसे ही पाकिस्तान में कोई चीज़ होगा, जैसे लाहौर में हो सकता है, इस्लामाबाद में होगा, तो जहाँ पे जो वो संस्थान होगा, प्लांट होगा ये न्यूक्लियर का, ठीक है, जहाँ से ये बिजली वगैरह उत्पन्न किए जाते होंगे या फिर और भी कोई चीज़ को, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, भारत के द्वारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ पे हमला करोगे तो सिर्फ वहाँ के सैनिक नहीं मरेंगे, बल्कि उस देश के जो नागरिक होंगे तो उनको भी नुकसान होगा, और आने वाले कई सारे जनरेशन जो होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो विकलांग उनका जन्म होगा, वो सामान्य लोगों की तरह नहीं होंगे। क्योंकि जापान में आपको पता होगा कि आज भी हिरोशिमा वाले क्षेत्र जो है ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा आज भी जन्म लेता है तो वो विकलांग ही जन्म लेता है। क्योंकि जब जो पर्ल हार्बर पे बम गिराया गया था जापान के द्वारा, और फिर बदले में क्या हुआ, बैकफायर जो किया गया अमेरिका के द्वारा,
तो हिरोशिमा पे आपको एक नहीं दो दो बम गिराया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र में आज भी इतना ज़्यादा रेडिएशन है कि वहाँ पे आज भी बच्चे क्या होते हैं, विकलांग जन्म लेते हैं, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाता है, हर वर्ष ये प्रावधान चल रहा है 1988 से। तो हर वर्ष क्या किया जाता है, एक दूसरे को सूचियां यानी कि जानकारियां एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं कि इस बार मैंने इस नई जगह पे प्लांट लगाया है, तो आप क्या कीजिएगा, यदि कभी युद्ध होगा तो उस नए प्लांट पे आप क्या कीजिएगा, युद्ध वहाँ पे अटैक बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। और 2008 में एक और सूची तैयार किया गया था, कैदियों की सूची। तो भारत के जेल में भी पाकिस्तानी लोग कैद हैं, पाकिस्तान के जेल में भारतीय लोग कैदी हैं। तो वो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, उस सूची को आदान प्रदान करते रहते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। 1971 में क्या हुआ था, जब पाकिस्तान पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो ठीक है, तो उस वक्त भारत सरकार का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था, रोल था। तो उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सेना के द्वारा क्या कर लिया गया था, उसे बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ यदि 1971 का युद्ध यदि पूछे कि किस लिए महत्वपूर्ण है, तो आप बताइएगा कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और 1971 के बारे में मैंने सतीश धवन जी के बारे में बताया था कि उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 शहर। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 शहर का एक लिस्ट जारी किया गया है टाइम आउट के द्वारा, ये ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है। तो इसमें मापदंड में 44 क्राइटेरिया उसमें दिया गया है, उसके आधार पे नापा जाएगा। तो प्रथम में कौन आता है, प्रथम में आता है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा कि 2023 में यहाँ पे ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था 15वां। और करंट अफेयर में कई बार क्या होता है, खास करके मैं बिहार का बात करूँ तो बिहार में क्या किया जाता है, 1 साल 2 साल पुराना पूछ लिया जाता रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। दूसरा है कि इसमें दूसरा शहर कौन आया, बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड का तो नाम सुने होंगे और यूट्यूब वगैरह पे देखे भी होंगे। और भारत की बात कीजिए तो भारत का एकमात्र शहर है बम्बई, जिसको 44वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेनले पासवर्ड। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सिंपली क्या है कि आपके कंट्री के जो लोग हैं तो उनको कितने देशों में एक्सेस है, ठीक है। यदि मैं मान के चलिए सिंपली पाकिस्तान के लाहौर में या फिर क्या नाम है इस्लामाबाद में कल के डेट में जाके पाकिस्तान एम्बेसी को दिल्ली में जाके बोलता हूँ कि सर मुझे जाने का परमिशन दे दो, तो वो मुझे क्या करेगी, बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। वो एक ही सूरत में कर सकती है, जब वहाँ के लोग क्या करें, वो हमको स्पॉन्सर करे कि मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। सेम सिचुएशन पाकिस्तानियों को भारत को लेके है। कोई पाकिस्तानी लाहौर से या इस्लामाबाद से चाहे कि वो भारत के दिल्ली में आ जाए या फिर भारत में आके कहीं घूमे, तो उनको आसानी से क्या होगा, उनको पासपोर्ट भारत सरकार का जो राजदूत होगा, एम्बेसी होगा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो वो क्या होंगे, आसानी से उनको परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें सिंपली ये है कि आपके देश के लोगों को कितना देशों तक क्या है, एक्सेस है। तो प्रथम स्थान पे सिंगापुर, यदि आप सिंगापुर के वासी हैं तो आप विश्व के 195 देश में आप जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जापान के, यदि आप हैं तो 194 या 93 कंट्री के आसपास है। सबसे अंतिम पायदान पे कौन है, अफगानिस्तान है। और इसमें आपको भारत की बात कीजिएगा तो भारत का 85वां स्थान है, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, ठीक। और ये पूछा जाए पहली बार कब शुरुआत किया गया, तो पहली बार ये वर्ष 2006 से इसका शुरुआत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं HMPV वायरस। तो HMPV वायरस क्या है, HMPV वायरस बहुत वर्ष पहले न्यूज में था। तो 2001 में क्या किया गया, नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड के द्वारा क्या किया गया, उसको थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको क्या किया गया, उस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास किया गया हुआ था, तब वो क्या हुआ था, चर्चा में आया था, ठीक है। और भारत में बोलिएगा तो भारत में 2005 में ये पाया गया था और हाल फिलहाल में ये चर्चा में है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ पे जानना क्या जरूरी है कि एक चीज़ ये, तो HMPV क्या है, तो ये एक प्रकार का वायरस है। और दूसरा इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसके लिए कुछ नहीं जानना। नेक्स्ट आते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का त्यागपत्र। 2024 की बात कीजिएगा
तो ठीक है, घबराइए मत, ये ऐसे होता था। 2024 में क्या हुआ था कि 2024 में भारत और पाकिस्तान कहते, भारत और कनाडा के बीच में राजनीतिक थोड़ा क्या हो गया, उतार चढ़ाव हो गया। तो राजनीतिक उतार चढ़ाव होने का पीछे कारण क्या था? वो कारण ये था कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, तो उनका ये कहना था कि कनाडा में एक व्यक्ति का हत्या हुआ जिसका नाम था निज्जर। तो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का कहना ये था कि भारत सरकार का जो रॉ है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो हमारे जैसे पाकिस्तान में ISI है, USA में FBI है, इजराइल का मोसाद है, ये तो क्या है, गुप्तचर संस्थान है, ठीक है। तो इनका क्या क्लेम था जस्टिन ट्रूडो का कि जो भारत के रॉ है उनके द्वारा क्या किया गया है, निज्जर का हत्या किया गया। तो आप पूछिएगा कि ये निज्जर था कौन? तो जो निज्जर है वो खालिस्तानी संगठन से संबंधित था। खालिस्तानी क्या है कि भारत में जो एक राज्य है पंजाब, तो खालिस्तानी का ये डिमांड है कि वो चाहते हैं कि पंजाब क्या हो, एक सिंह भूमि बने और वो भारत से क्या हो, अलग हो जाए, ठीक। तो ये मुद्दा जुड़ा हुआ था, इस कारण से भारत और कनाडा के रिश्ते में थोड़ा बहुत क्या हो गया था, खटास आ गया हुआ था, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में है मार्क कार्नी, ठीक है। और कनाडा इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो कनाडा का राजधानी आपको ओटावा है। और इसकी करेंसी की बात कीजिएगा मुद्रा का, तो मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। आप किसी भी करंट अफेयर को पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, आप उसके एक एक पहलू को समझिए, तभी जाके आप उस सेक्शन को क्लियर कर पाइएगा। क्योंकि मैं ये बार बात कहता हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुद्रा और क्या हो, राजधानी आए, तो आप उसको अवश्य देखिए, ठीक है। और उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज आपको जरूर चेक करना, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यूनिसेफ। 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना किया गया। वर्ष 2024 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा बच्चों के लिए ये इस वर्ष को क्या बोला गया, ये सबसे ज्यादा खराब वर्ष है। क्यों? क्योंकि युद्ध क्षेत्र ग्रस्त और संघर्ष वाले क्षेत्र में बच्चों का रहना क्या होता है, मुश्किल हो, क्योंकि उनका शिक्षा सामान्य रूप से उनका जीवन नहीं चल पाता, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, बेहतर भोजन नहीं मिल पाता, सामान्य जीवन नहीं मिल पाता है, ठीक है। युद्ध में रहते हैं तो उनका जो बाल्यावस्था है वो क्या होता है, बुरे संगतों में, बुरे प्रभावों में, बुरे वातावरण में बढ़ता है। तो वो भविष्य में जाके क्या होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विचारों में क्या होता है, बदलाव आ जाता था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार का हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार का बात करते हैं तो वर्साई की संधि हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में, और हारने वाले पार्टी में जर्मनी था, तो जर्मनी के साथ वर्साई का संधि थोपा गया। और जब जो वर्साई का संधि थोपा गया हुआ था जर्मनी पे, तो जर्मनी को बहुत सारा नुकसान हुआ, ठीक है। जर्मनी को क्या कर दिया गया, इसके बहुत सारे भूभाग छीन लिया गया मित्र राष्ट्र के द्वारा। इसके सैन्य को क्या कर दिया गया, डीमिलिटराइज कर दिया गया, बहुत कम सैन्य रह गए। इनको युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया मित्र राष्ट्र के द्वारा, और इनसे बहुत सारा संपत्ति भी हर्जाने के रूप में लिया गया। और साथ ही क्या किया गया, जर्मनी का जो बहुत सारा उपनिवेश है उसको भी उसको छोड़ने के लिए बोला गया हुआ था, ठीक है। तो यही था इसमें यूनिसेफ में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत यात्रा, ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। इनके राष्ट्रपति बनने पर भारत का पहला यात्रा है, ठीक है। और देखिए शुरू में ही आपको हम इंडोनेशिया के साथ भारतीय सेना का जो युद्ध अभ्यास चलता गरुड़ शक्ति, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कितने से कितने समय काल तक भारत में रहे, 23 से लेकर 27 जनवरी तक, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह पे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। जब पहला करंट अफेयर हम पढ़ा रहे थे तब आपको भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ाए थे, और साथ में ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बारे में भी आपको पढ़ाए हैं। भारत और आसियान जो संस्थान है, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, 2025 को क्या किया गया है कि पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है। आसियान का फुल फॉर्म आपसे यदि पूछ ले, ठीक है, आसियान का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, तो पहले आप सिंपली क्या करोगे, आसियान लिखना, ASEAN, ठीक है, आसियान लिखना। और बिल्कुल आराम से सुनो, A फॉर एशिया, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, A फॉर एसोसिएशन, N फॉर नेशन, ठीक है।
ठीक है ना जी। ए से एशिया, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एसोसिएशन, एन से नॉर्थ। एशिया का एशियान जो है आप इसके 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर का नाम क्या करना है आपको याद करना। कुछ का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि थाईलैंड है, ठीक है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, कंबोडिया है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे के सारे मेंबर हो जाते हैं किसके, आसियान के। ठीक है, तो आप इसका मेंबर को एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसरो का 100वां प्रक्षेपण मिशन। तो कुछ देर पहले हम आपको स्पेसडेक्स के बारे में पढ़ाए हुए थे। तो इसरो देखिए हमारे लिए ये इसरो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका 100वां का कार्यक्रम हुआ, तो ये इसलिए हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या कीजिएगा, एटलीस्ट इसरो का स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा, 1969। ठीक है, 29 जनवरी 2025 को क्या किया गया, NVS-2 को प्रक्षेपित किया गया और GSLV-15 की सहायता से। ठीक है, साथ में IRNS-1E इसका क्या करेगा, स्थान लेता, मगर क्या हो गया, वो आंशिक रूप से वो थोड़ा बहुत क्या हो गया, वो विफल हो गया। तो इस वजह से इसमें हमको सबसे मेन बात क्या याद रखना है कि इसरो का स्थापना वर्ष कब है, और क्यों हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसका 100वां प्रक्षेपण मिशन उसके द्वारा किया गया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आप लोग GDP के बारे में पढ़े होंगे, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो मैं GDP फुल्ली तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपसे राष्ट्रीय आय पूछा जाए तो आप सिंपली बोलना कि अंतिम वस्तु और सेवा जो देश में उत्पादित की जाती है, और नेट यानी कि कुल इनकम आय फ्रॉम एब्रोड, यानी कि विदेश से जो नेट इनकम आया होगा, वो उस दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो NI हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, और GDP वृद्धि की बात कीजिएगा तो इस बार 6.4% की अनुमान लगाया गया है 2024-2025 में स्थिर मूल्य पे। और राष्ट्रीय आय की बात कीजिएगा 2024-2025 में तो कितना है कि 158.20 लाख करोड़। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम की बात करेगा प्रति व्यक्ति आय, तो ये कितना है, 21.7 10,000 लाख। ठीक है, 1,12,358 रुपया स्थिर मूल्य पे। ये रिपोर्ट किनके द्वारा जारी किया गया, ये रिपोर्ट जारी किया गया है आपको NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा, विभाग के द्वारा, संगठन के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये क्या है कि RBI जो है हमारे केंद्रीय बैंक है, तो उनके द्वारा एक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि भारतीय GDP जो है, देखिए हर कोई अलग अलग अनुमान लगाता है, तो इनके द्वारा ये बोला गया है कि इस बार भारतीय GDP 6.6% के रेट से क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऋण GDP अनुपात। तो ये कितना है भारत का, 56.58। ठीक है, उसके बाद है व्यापारिक निर्यात। तो व्यापारिक निर्यात में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको वो बात ये याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सेवा में जो निर्यात किया जाता है, सर्विस जो एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर इंपोर्ट किया जाता है, उसमें भारत में वृद्धि हुआ है या फिर घटा है। ठीक, आपसे डाटा बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, यदि वस्तु का बात बोले तो आप कहिएगा कि आयात में क्या हुआ है, निर्यात में क्या हुआ, आयात के मुकाबले कमी हुआ है। मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। हम निर्यात कम कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम किसी को बेच कम रहे हैं और उनसे माल ज़्यादा मंगवा रहे हैं। ठीक है, और सेवा में बोले तो सेवा में निर्यात हम ज़्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। वस्तु और सेवा की बात कीजिएगा तो यहाँ पे हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, बस यही याद रखना, और इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट है नवीकरणीय विद्युत स्थापित क्षमता वृद्धि। तो ये क्या है, सूर्य जानते हैं ना, सूर्य, सन। तो सोलर प्लेट का आप नाम सुने होंगे, कई घर पे लगा होता है सोलर चार्जर, या फिर स्ट्रीट में आजकल जो लाइट देखते होंगे ऐसे करके जो लगा रहता है बहुत ऊंचाई पे, तो उसके ऊपर प्लेट लगा हुआ रहता है, वो सोलर प्लेट रहता है। ठीक है,
उस पर क्या रहता है, सोलर प्लेट लगा रहता है। तो वर्ष 2024 में भारत 28.64 गीगावाट क्या करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन करेगा। ठीक है, मतलब इतना क्या किया गया है, ये अंदाजा लगाया गया है 28.64 गीगावाट। खैर छोड़िए। तो सौर ऊर्जा से कितना आने वाला है, सौर ऊर्जा से आने वाला है 97.86 गीगावाट, पवन से आने वाला 48.16 गीगावाट, और लघु पन बिजली से आने वाला 5.10 गीगावाट। ठीक है, और ये COP21 यूएनएफसीसी के बारे में हम आपको अमेरिका के जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हम बताए थे पेरिस जलवायु समझौता से वो क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो ये COP के तहत ही ये सारा चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, और भारत क्योंकि उसका सदस्य COP21 में जो NDC दिया गया हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, तो उसका क्या है, भारत सदस्य है, तो भारत को ये चीज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा COP26 2030 में COP26 जो आयोजन हुआ, तो भारत के द्वारा ये बोला कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो गैर जीवाश्म, जीवाश्म का तात्पर्य क्या हो गया, वो कोई भी ईंधन जिसमें लिविंग थिंग से बना हो, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इस प्रकार की जो भी चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, उससे गैर जीवाश्म ईंधन से क्या करेंगे, 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। यानी कि हम पेट्रोल कोयला से नहीं करेंगे, जो गैर जीवाश्म होगा। गैर जीवाश्म क्या होगा, पवन जो होता है, तो पवन चक्की आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, जैसे मैं एक बना रहा हूँ, ऐसे करके देखते होंगे, ऐसे करके एक लगा रहता है और वो नचता रहता है, तो वो पवन ऊर्जा को क्रिएट करने के लिए लगा रहता है। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ये बोला गया था OSOWOG, इसका मतलब क्या हो गया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, वन सन मतलब एक सूर्य, ठीक है ना, और एक विश्व और एक ही ग्रिड, यानी कि पूरे दुनिया के लिए ये व्यवस्था होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि भारत सरकार के द्वारा PM सूर्योदय योजना को लाया गया 22 जनवरी 2025। तो आपका काम है कि आप इसके बारे में पढ़िएगा। और 22 जनवरी को एक चीज़ और हुआ था, जो अयोध्या में आपको राम मंदिर है, तो उसका भी प्राण प्रतिष्ठान किया गया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का लास्ट ही करंट अफेयर है, और जो नेक्स्ट करंट, इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। इसका PDF हम लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी नए नए हैं। ठीक है, तो सहयोग कीजिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, तो इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला है, गुकेश डी, ये शतरंज के विश्व चैंपियन है। दूसरा मिला है हरमनप्रीत सिंह को, ये हॉकी के खिलाड़ी है। और तीसरा मिला है प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स के हैं। पैरा एथलेटिक्स समझते हैं, वो कोई भी व्यक्ति जो क्या है, जिनके शरीर क्या है, कहीं ना कहीं पे वो स्पेशल है। ठीक है, तो वो आ जाते हैं इस पैरा एथलेटिक्स में। और तीसरा है मनु भाकर, तो इनको निशानेबाजी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार में आपको सुश्री ज्योति याराजी को, ये एथलीट की खिलाड़ी है। दूसरा है अन्नू रानी, ये भी एथलीट की खिलाड़ी है। और नीतू मुक्केबाजी, और राकेश कुमार, ये पैरा तीरंदाजी। ठीक है, तो इनको ये अर्जुन पुरस्कार देखिए, अर्जुन पुरस्कार और भी व्यक्ति को मिला है, 30+ या 20+, एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आप चेक कर लेना। तो उनको मिला, मगर जो इम्पोर्टेंट लोग थे, मैंने क्या किया, उनका नाम इसमें अटैच कर लिया। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार में एक पुरस्कार और है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, तो वो ये किनको मिला है, ये मिला है सुच्चा सिंह, ये एथलेटिक्स से हैं। दूसरा है मुरलीकांत राजा राम पेठेकर, ये तैराकी से हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब और आप क्या कीजिएगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्या कीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। क्योंकि राष्ट्रीय खेल से मैं याद, एक सेकेंड, बिहार विधानसभा
ASO, ठीक है। तो ASO का आप 2018 वाला, 2018 या फिर 2022 एग्जैक्ट नहीं, तो उसमें आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ये राष्ट्रीय खेल वाला, तो जो बिहार का एग्जाम होता है उसके लिए इस प्रकार का चीज़ें क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको मिला? सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग से हैं, और एक हैं S मुरलीधरन, ये बैडमिंटन से। इन व्यक्तियों का आप नाम याद रखिएगा। कल जब मैं आपको अप्रैल 2025 का करंट अफेयर अपलोड कर रहा था, तो मैं वहाँ पे आपको पंकज आडवाणी के बारे में पढ़ाया था, जो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, स्नूकर के, ठीक है। तो उनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे ये मनु भाकर हैं, डी गुकेश, इन दोनों का तो नाम आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम वर्ष के हैं, 18 वर्ष के आसपास के हैं, और पेरिस में जो ओलंपिक हुआ तो उसमें ये क्या किए हैं, पदक जीते हैं, और इसी कारण से इनको क्या किया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अन्य को भी बताना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो को कौन पसंद कर पा रहा है। और यदि नहीं पसंद आए तो निगेटिव ही कमेंट करो, ठीक है, मगर करो, ताकि मुझे मालूम भी चले तो कोई मुझे देख भी रहा है, या फिर मैं मुफ्त में यूं ही एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक। मेरा एक ही लक्ष्य है, बिहार कंपटीशन, बिहार के जो भी बच्चे होंगे उनको क्या हो, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले, और पैसे कभी उनके शिक्षा में क्या हो, बाधा कभी नहीं बने, ठीक है। तो सहयोग कीजिए। नेक्स्ट है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो ये किनको मिला है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला। और लास्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन वार्डन ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का करंट अफेयर रहा। ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का, ये मैंने अटैच कर दिया ताकि आप जब पढ़ो, PDF पढ़ो, तो आपको याद रहे। ये जो जिला सुरंग का है, जेडमोर, ठीक है। ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या, ये हमारे देश के क्या है, विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी। ये जो युद्धपोत लाया गया था, उसके बाद स्पेस डेस्क का है। नेक्स्ट क्या है, उत्कर्ष, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। रोबोटिक कुत्ता के बारे में, संजय के बारे में बात की है। नेक्स्ट है वंदे भारत, जम्मू कश्मीर, ये उदयपुर और इंदौर में जो क्या हुआ था, आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया, वो है। ये UCC लागू किया गया। तो देखिए, मैंने इस प्रकार ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, पेरिस जलवायु समझौता से कैसे बाहर हुए, और 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में ये क्या हुए हैं, शपथ लिए हैं। ये है आपको COP का, पेरिस समझौता का, देखिए COP 21 है ना, 2015 में आयोजित हुआ। और ये भारत पाकिस्तान का देखिए मिसाइल है, ये भारत का, अपना प्यारा भारत का, ये फिर पाकिस्तान का। बताए हुए थे ना, परमाणु संयंत्र जो स्थापित होते हैं तो उसका क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ये 50 बेस्ट शहर जहाँ पे रहने के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। और ये ये देखिए, ये फोटो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इनको जो देख रहे हैं, यही मनु भाकर हैं, इनको निशानेबाजी के लिए इनको पुरस्कार मिला हुआ। ये हमारे देश की राष्ट्रपति है, मुर्मू जी। और ये डी गुकेश है, ठीक है, डी गुकेश, ये विश्व शतरंज चैंपियन है। तो इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। तो कीजिए, और देखिए वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग का बहुत ज़रूरत है। तभी हम क्या कर पाएंगे कि हम अपने विचारों को अन्य छात्रों तक पहुंचा पाएंगे, और बिहार में शिक्षा जगत में क्रांति ला पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।